हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीएचएसएल 2024 टीयर 2 का मॉक टेस्ट 5 सक्सेसफुली कंडक्ट कराया जा चुका है। तो इसका डिटेल एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और साथ के साथ मैथ्स के 30 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे कल सर्वर इशू की वजह से कुछ बच्चे टेस्ट नहीं दे पाए। ठीक है, आरबी के बैकएंड पे थोड़ा सा इशू चल रहा था, तो ये टेस्ट आप लोगों के लिए आज भी लाइव रखा गया है। अगर आप आज टेस्ट की फॉर्म में से देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कुछ फ्री प्लेलिस्ट हैं जो आप देख सकते हैं अपनी तैयारी के लिए, और मैथ्स की एक बहुत अच्छी सीरीज और जो टीयर 2 के एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए डाल दिया, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, कल ही शायद वीडियो अपलोड हुई थी। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे टोटल 5000 एस्पिरेंट्स ने इस टेस्ट को दिया था। इन सभी टेस्ट के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी वहां पे अपडेट कर दिया गया है। आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं, कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं। जो टॉपर का स्कोर रहा है वो 337 मार्क्स रहा है, और एवरेज स्कोर 232 या 230 के आसपास है प्रेजेंट में। अगर हम देखें तो लगभग यहाँ पे ये वाले टेस्ट का लेवल ओवरऑल इजी टू मॉडरेट साइड रहा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो 253 से 288 की रेंज में लाई कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ओवरऑल लोगों का स्कोर कैसा रहा, 330 से ज्यादा स्कोर करने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं ब्रेवो, 300 से ज्यादा स्कोर करने वाले 236 एस्पिरेंट्स हैं, 280 से ज्यादा स्कोर करने वाले आउट ऑफ 5000 यहाँ पे 1075 एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, 270 से ज्यादा स्कोर करने वाले 1720, और इस तरीके से डेटा चल रहा है। ठीक है, ओवरऑल पेपर का लेवल कहूं तो ये इजी टू मॉडरेट साइड रहेगा, और इसके अंदर जो अनरिजर्व कैटेगरी से मेरे हिसाब से सेफ स्कोर होगा वो 280 मार्क्स तक रह सकता है। ठीक है, तो आपका अगर 280 से थोड़ा सा कम है तो ठीक है, यू आर स्टिल सेफ। 275 से 285 की रेंज आप मार सकते हैं। जिनका 280 से ऊपर आया है स्कोर, तो उनके चांसेस काफी अच्छे हैं सिलेक्शन तक पहुंचने के। ये वाला अब तक का सबसे इजीएस्ट टेस्ट था हमारा, जो भी 5 टेस्ट हुए हैं सीएचएसएल के टीयर 2 के। अगर मैं बात करता हूँ टॉपर्स के स्कोर की, तो हाईएस्ट 337 है, और लोएस्ट अगर हम करेंगे तो 15th रैंक पे जिस पर्सन का स्कोर है वो है 323। तो टॉप 15 एस्पिरेंट्स का एवरेज स्कोर है 327, ओवरऑल एवरेज स्कोर है 230 और मीडियन स्कोर है 257। सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूंगा तो 170 से ज्यादा लाने वाले आउट ऑफ 180 हमारे पास सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं 150 से ज्यादा स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो ये 639 है। 140 से ज्यादा स्कोर करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास 1639 आउट ऑफ 5000। अगर सेक्शन 1 की प्रिपरेशन का आपको जांच करना है, तो अगर आपका स्कोर इस पर्टिकुलर टेस्ट में 140 से 150 की रेंज में आया है तो प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही है। ठीक है, वरना थोड़े से आपको इंप्रूवमेंट अपनी और करनी पड़ेगी। 140 प्लस तो आपका होना चाहिए इस टेस्ट में। अगर मैं बात करता हूं एवरेज स्कोर यहाँ पे 120.23 गया है और मीडियन स्कोर 132। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन में अगर थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा है कि कम हो रहा है स्कोर, तो मेहनत बढ़ा दीजिए अपनी। और हो सकता है कि सीजीएल की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ टॉपिक्स आपके जो टीयर 2 के हैं वो आप रिवाइज ना कर पा रहे हो, तो इस वजह से भी थोड़ा डीप हो सकता है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से एनालिसिस कीजिए चीजों का, किस वजह से आपका स्कोर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, और उस पर काम करते रहिए। सेक्शन 2 की बात करूंगा तो अब आउट ऑफ 180 170 से ज्यादा स्कोर करने वाले यहाँ पे 7 एस्पिरेंट्स हैं। ओवरऑल अगर हम देखें 140 से ज्यादा स्कोर करने वाले यहाँ पे 1109 एस्पिरेंट्स हैं। 130 से ज्यादा करने वाले 2111 एस्पिरेंट्स हैं। इसमें जो सेफ स्कोर चलेगा 130 या 140 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो ठीक स्कोर है सेक्शन 2 के हिसाब से। इससे कम आ रहा है तो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और इंप्रूव कीजिए आप। अगर एवरेज स्कोर की बात करूंगा तो 110 गया है, और मीडियन स्कोर यहाँ पे 125 गया है। कंप्यूटर सेक्शन, इसमें एवरेज स्कोर 21.47 गया और मीडियन स्कोर 23 गया है। टोटल 45 आउट ऑफ 45 स्कोर करने वाला एक एस्पिरेंट है। ठीक है, 13.5 से ज्यादा स्कोर करने वाले यहाँ पे 1847 एस्पिरेंट्स है आउट ऑफ लगभग 2200-2300 लोगों ने कंप्यूटर का ये टेस्ट दिया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए मैथ्स के सारे क्वेश्चन एक बार देखते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है, एक मर्चेंट ने 2 वॉचेस खरीदी 1200 रुपए प्रत्येक की। एक को उसने 10% के लॉस पे बेचा, तो हमें बताना है दूसरी कितने की बेची जिससे कि ओवरऑल पे उसे 18% का फायदा हो जाए। तो आप कहेंगे सर पहले पे क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। दूसरे पे मैं मान लेता हूँ x% का प्रॉफिट है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे प्लस x%, और ओवरऑल पे क्या हो रहा है मेरा 18%। तो दो चीजें हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 18%, ये मेरा क्या हो जाएगा नेट प्रॉफिट। अगर यहां से सोल्व करूंगा तो मैं x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 36 प्लस 10 दैट इज 46%। मतलब हमें जो पहला आर्टिकल है
जो दूसरा आर्टिकल है उसे 46% के प्रॉफिट पे बेचना है। अगर 46% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कितने का बेचेंगे, 146% पे 12,000 का। 146% क्या हो जाएगा, 120 इंटू में 146 कर सकता हूँ, परसेंट हटा दिया और 2 जीरो हटा दी, सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, यूनिट डिजिट से करूँ तो 6 2 12 2 और एक जीरो आएगी, तो ये और या फिर ये वाला आंसर सही हो सकता है। तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कर लेते हैं चलो सीधा। 12 6 72, 7 कैरी फॉरवर्ड, 48 55 5 कैरी फॉरवर्ड और यहाँ पे 17, 17520 क्या आएगा मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। बाकी जब आपने 20 देख लिया था तो सोचने का तरीका है कि आप किस तरीके से सोचें। 12,000 था ना मेरा, इसका 50% बढ़ाऊंगा तो 18,000 आएगा, तो आपको पता है 18,000 से छोटी वैल्यू होगी तो ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन थी तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक पर्सन ने 1550 रुपीज 8% पर एनम पे और 3375 रुपीज 12% पर एनम पे ब्याज पे लिए, सिंपल इंटरेस्ट पे, सेम टाइम के लिए। टोटल इंटरेस्ट 2116 का मिला, तो हमें बताना है टाइम क्या रहा होगा। 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। आप कहेंगे सर इसका 8% अगर मैं निकालूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 15.5 इंटू में 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 31 इंटू में 4 124 और टाइम को टी मान लूं तो ये इतना ब्याज मिलेगा मुझे। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ता हूं 3375 पे 12% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा, तो यहाँ पे आपको वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। परसेंट हटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू आएगी, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 5 जा 60, 6 कैरी फॉरवर्ड, 84 6 99 कैरी फॉरवर्ड, 12 3 जा 36 और 9 यहाँ पे 45 4 कैरी फॉरवर्ड और ये 4 0, यही आएगा। और ये किसके बराबर है मेरे पास, 2116 के। सोल्व करेंगे यहाँ पे मेरे पास 529t बराबर हो गया 2116 के। तो आपको अप्रोक्सीमेटली समझ में आ रहा है क्योंकि इंटीजर वैल्यूज में ईयर्स दे रखे हैं, 500 समथिंग 2000 समथिंग, तो 4 गुना ही जाएगा। तो टाइम कितना आ गया, 4 साल। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, वरना पूरी कैलकुलेशन कर लोगे तब भी आपका 529 से 4 टाइम्स चला जाएगा। अगला सवाल मेरे पास क्वेश्चन में हमें दे रखा है कुछ पैसे जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो 2 साल में बन जाते हैं 44620 और 3 साल में बन जाते हैं 55775। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दे रखा है हमें, तो हमें बताना है आर का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रखे हैं पैसे, ये दे रखा है, तो हमें पता है कि अगर अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स ये है और अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स ये है, तो ये कब बना होगा, जब हमारे पास ब्याज लगा होगा इसके ऊपर R% के हिसाब से। तो कितने साल का ब्याज लगेगा, 1 साल का। कितना अमाउंट मेरा बढ़ गया, इसमें से अगर ये वाली वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 75 में से 20 घटाऊंगा तो 55, और आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास 57 में से 46 घटाया 11, 5 में से 1 घटाया 1, इतना मेरे पास इंटरेस्ट मिला। कितने पे मिला होगा, जो अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स है, तो यहाँ पे 44620 और इंटू में मेरे पास क्या आ जाएगा, 100%। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, 15 20 18 और 25। क्या ऑप्शन की मदद से ट्राई करके देखें। देखो मेरे पास जो ये वाली वैल्यू है, एक जीरो से एक जीरो एलिमिनेट कर देंगे, इस पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस चीज को देखूं, देखो 4462, इसका अगर मैं डबल करता हूं तो 88 कुछ आएगा, ठीक है, या फिर 89 आएगा, तो 8900 समथिंग कुछ आ सकता है। ये 11,000 है, तो मुझे पता है इसके 2 टाइम्स से तो क्या है, ज्यादा है, और इंटू 10 करूंगा तो 20 टाइम्स से ज्यादा आएगा। 20 टाइम्स से ज्यादा आएगा तो मेरा आंसर क्या हो सकता है, 4 ऑप्शन में 25% ही हो सकता है, बाकी तो नहीं आ सकते। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो पूरी कैलकुलेशन ना करने की जगह। तो क्वेश्चन मेरा यहां पे खत्म होता है। अगला सवाल x इक्वल टू 2y प्लस 6 दे रखा है, हमें बताना है इसका मान क्या होगा। एक इक्वेशन, 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान लो, कर दो y को 0, तो x आ गया कितना, 6। अगर y को यहां पे भी 0 कर दिया तो ये कट गया, ये कट गया, मेरे पास बचा x क्यूब, ये आएगा 6 का क्यूब, दैट इज 216। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास कहते हैं ए के जो मार्क्स ना मैथमेटिक्स में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी प्रैक्टिस टाइम, कितना टाइम वो प्रैक्टिस कर रहा है। अगर वो 8 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है तो कितने मार्क्स आ रहे हैं, 70 मार्क्स आ रहे हैं। कितने घंटे प्रैक्टिस करे कि उसके 110 नंबर आ जाए। आप कहेंगे सर 70 मार्क्स आ रहे हैं 8 घंटे प्रैक्टिस करने पे, ठीक है, कितने घंटे प्रैक्टिस करने पे 1 नंबर आएगा। अगर मुझे 1 मार्क लाने हो तो आप कहेंगे 70 से डिवाइड कर देंगे, तो 8/70 आर हो जाएगा।
अब मुझे कितने मार्क्स लाने हैं, 110, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू 110, यहाँ पे भी 110 कर देंगे और यही मेरे नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, देखो 7 से डायरेक्टली तो नहीं कटेगा, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ से 0 से 0 एलिमिनेट करा, 88 डिवाइडेड बाई 7 कितने टाइम्स जाएगा, 12, फिर 40 बचेगा, 12.5 समथिंग कुछ वैल्यू जाएगी। चार ऑप्शन में नियरेस्ट वैल्यू ऑप्शन नंबर डी है, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे अप्रोक्सीमेट एक्चुअल करोगे तो आप 12.57 आएगा, जो अप्रोच करता है 12.6 को। अगर ऑप्शन में 12.6 होता तो मुझे उसके साथ जाना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक टाउन की पॉपुलेशन 25,000 है, फर्स्ट ईयर में 15% बढ़ी, सेकेंड ईयर में 25% और थर्ड ईयर में पॉपुलेशन 6% गिर गई पॉल्यूशन की वजह से। तो हमें बताना है कि 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी। बिल्कुल सिंपल सवाल, बहुत बार कर चुके हैं आप। 25,000 अभी है, पहले 15 साल 15% बढ़ी, 15% मतलब 23 भाग 20 होगी। फिर मेरे पास 25% इंक्रीज करी, मतलब पहले 4 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और फाइनली 6% डिक्रीज होती है। 6% डिक्रीज होने का मतलब है ये रहेगी मेरे पास 94%। 100 में से इसको घटा देंगे। ये सॉल्व करके मुझे अपना आंसर बताना होगा कि क्या आएगा। चलिए, 4 ऑप्शंस भी हमें दे रखे हैं, 2 यूनिट डिजिट सिमिलर दिख रही हैं, बाकी नहीं। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो एलिमिनेट कर दो, चीजें थोड़ी सी आसान दिखेंगी। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 5 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू 4 आ जाएगी, फिर 2 से काटूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 47। अब 250 बचा है तो मेरे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी 125। अच्छा, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में मेरे पास 4 रह गया, तो मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी, नियरेस्ट टू एन इंटीजर मुझे यहाँ पे बताना होगा। अगर मैं सोल्व करता हूँ तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 4 करना थोड़ा सा तो मुश्किल काम है। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट काफी ज्यादा इस क्वेश्चन में आ गया है। तो ये हो जाएगा मेरे पास कैरी फॉरवर्ड 94, 17, 11 कैरी फॉरवर्ड, और ये यहाँ पे 40, 5875 इंटू में 23 डिवाइडेड बाई 4, 23 जा 11 3 17 8 और 1 215. This will be this divided by 4 and this will give me 338 337 81.25. This will be my exact answer. Nearest to an integer यहाँ पे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसके अंदर 36% शुगर है, इसे मिक्स कर दिया 9 लीटर ऑफ 54% शुगर सॉल्यूशन, जिससे हमें 42% शुगर सॉल्यूशन मिला। कितने लीटर, 36% सॉल्यूशन था इस मिक्सचर में। चलो, 36% को मिक्स किया 54% से, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है 42%, एलिगेशन लगाया, यहाँ पे आया 12% और ये आया 6%। रेशियो में निकालूंगा तो 2:1। 36% वाला बताना है, अगर ये 54% वाला हमारा 9 लीटर था तो 1 रेशियो, अगर 9 लीटर है तो 2 रेशियो, 9 इंटू में 2, ये हो जाएगा 18 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, 72, 144 और 162। आपको पता है, देखो 72 और 144 का एलसीएम तो 144 ही आएगा, तो बेसिकली मुझे देखना है वो नंबर जो 144 से और 162 से घट जाए। ठीक है, लीस्ट नंबर बताना है, मतलब इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो ये मेरे पास दोनों के दोनों 18 के टेबल में आते हैं। ये होता है 18 इंटू 8 और ये वाली वैल्यू होती है 18 इंटू में 9।
ठीक है, तो 18 तो कॉमन आ गया और 8 इंटू 9 आपस में कोप्राइम है तो कोई फैक्टर कॉमन नहीं आएगा, तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चारों ऑप्शन के यूनिट डिजिट डिफरेंट है तो यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। 8 8 जा 64, 4 9 जा 36, यूनिट डिजिट आएगी 6, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा करेक्ट। चलें आगे, जो इन तीनों से कटेगी वैल्यू मिनिमम वो होगी 1296। क्वेश्चन में कहता है कि इस डेटा में से अगर हम ऑब्जर्वेशन 71 को रिमूव कर दें तो मीडियन कितने से इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें पुराना मीडियन निकालना पड़ेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज्ड है, ठीक है, तो मीडियन कौन सा होगा, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास, 4 5 6 7 8, 8 टर्म्स है, तो इसका मतलब मीडियन क्या होगा, 8/2th टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, तो फोर्थ टर्म है 71, फिफ्थ टर्म है 74, तो मेरे पास यहाँ पे 71 और 74 की मिडिल वैल्यू 72.5 होगी, या फिर सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, वरना मैंने डिफरेंस देखा 3 का है, 3/2 1.5, तो 71 में 1.5 ऐड कर दिया तो ये आ गया। अगर हम इसमें से क्या करें, 71 को रिमूव कर दें तो मेरे पास टोटल टर्म्स कितनी बचेंगी, 7 बचेंगी, 3 4 5 6 7, मिडिल टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म होगी मिडिल टर्म, तो नया मीडियन क्या हो जाएगा मेरा 74। इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो मीडियन है वो कितने से इंक्रीज कर गया, 1.5 से, तो यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कहता है जो सिंपल इंटरेस्ट है ना 10 साल का, वो 4/5 ऑफ द सम के बराबर है। तो सिंपल इंटरेस्ट बाय सम अगर मैं कर दूं तो ये 4/5 हमें दे रखा है, कितने साल में, 10 ईयर्स में। हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। आप कहेंगे सर 10 साल में कितना ब्याज मिला, 4 का मिला, तो 1 साल में कितने का मिलेगा, 0.4 का मिलेगा, कितने पे, 5 पे, तो कितना परसेंट हो गया, 0.4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 100%, यहाँ पे मेरी वैल्यू 40/5 डेट इज 8% आ जाएगा। इस तरीके से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। 10 साल का इतना था, 4 था, तो 1 साल का कितना होगा, डिवाइडेड बाय 10 करा, 0.4/5 इंटू में 100%, वरना आप ऐसे निकाल लेते टोटल इंटरेस्ट कितना है, 4/5 कितना होता है, 80% होता है। 10 साल में 80% ब्याज मिला तो 1 साल में कितना मिलेगा, 80/10 डेट इज 8%। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। मेरे पास एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ 48 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 36 सेंटीमीटर लॉन्ग शैडो क्रिएट करता है, ठीक है। सेम टाइम पे अगर मेरे पास एक टावर हो जो 24 मीटर की शैडो क्रिएट करे तो उसकी हाइट क्या होगी, ये हमें बताना है। आप कहेंगे जब सूरज की बात आती है या एक पर्टिकुलर टाइम की मैं बात करता हूं, तो उस केस में कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर शैडो जहां पे बन रही है उस पॉइंट से देखूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, और ये सेम एंगल सन तक जा रहा होगा जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन बन रही होगी। तो उस केस में हमारा tan थीटा जो 48/36 होगा, वही tan थीटा यहाँ पे बनता है, जेट इज h/24 होगा। सोल्व कर लो, आपका क्वेश्चन आ चुका है। आप कहेंगे सर 12 से काटा 4 और 3 से काटूंगा तो ये आएगा 8, 8 4 जा कितना होता है 32, तो ये मेरी टावर की हाइट होगी 32, ठीक है। बाकी समझाने के लिए मैंने इतना लिखा, वरना आपको पता है कि जब इस तरह के शैडो वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास हाइट डिवाइडेड बाय बेस का जो रेशियो है वो मेंटेन रहता है, या हाइट और शैडो का रेशियो मेंटेन रहता है, तो हम इक्वेट कर देते हैं। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक कोन है जिसकी हाइट 40 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कोन बना लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास क्या है, एक कोन है जिसकी हाइट है 40 सेंटीमीटर। इसे काट दिया गया बाय अ प्लेन पैरेलल टू बेस, तो ऐसे एक इसमें कट लगा दिया गया। जो वॉल्यूम है ना 8/125 हो जाती है गिवन कोन की, तो जो पोर्शन कटा है कहीं ना कहीं इसी की बात हो रही है कि इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 8/125 हो जाएगी टोटल जो कोन की वॉल्यूम थी उसकी। तो हमें बताना है कि बेस से कितनी हाइट पे ये सेक्शन बनाया गया, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी हमें बतानी है। सॉरी,
कैसे सोल्व करते हैं हम इस तरीके के क्वेश्चन को? टोटल हाइट हमें दे रखी है इस कोन की कितनी, 40। देखो वॉल्यूम, अगर मैं ये 8/25 कहूं तो वॉल्यूम ऑफ बिग कोन जो पूरा का पूरा बड़ा कोन है, रेशियो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन जो मेरे पास ये वाला कोन है, ये इसी के बारे में बता रहा है। हमें पता है कोन के केस में जब इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम हमें हाइट का रेशियो दे देता है या रेडियस का रेशियो दे देता है, ठीक है। तो हमारे पास हाइट या रेडियस किस रेशियो में स्प्लिट होगी, वो इसका अगर मैं क्यूब रूट नहीं लगा दूं तो मुझे क्या दे देगा, छोटे वाले कोण अगर मैं इसे नाम दूं H1 और इसे नाम दूं H2, इनका रेशियो दे देगा। तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं H1 की बात करूं तो उसका मान मुझे नहीं पता है, लेकिन H2 का मान मुझे पता है 40। तो यह आ जाएगा 2/5 इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाय 40, और मेरे पास यहां से 8 और H का मान आ गया कितना, 16। अगर H का मान 16 है तो बेस से कितनी ऊपर कट लगाया गया, आप कहेंगे सर 40 माइनस H1, 40 माइनस 16, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 24 सेंटीमीटर। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। वरना आप डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते करने वाला सवाल होता है। अगर मेरे पास वॉल्यूम का रेशियो ये आ रहा है 8/125 या ओरिजिनल का 8 हिस्सा रह गया, 8/125वां हिस्सा रह गया, तो आप कहेंगे सर इसका क्यूब रूट करा, तो मैं कहूंगा अगर ये वाली साइड 2 रेशियो है तो ये पूरी हाइट कितनी होगी मेरे पास, ये होगी मेरे पास 5 रेशियो। 5 40 को रिप्रेजेंट करेगा तो 8 टाइम्स जा रहा है, तो 2 इंटू 8 ये होगा 16, और ये वाला रीजन रह जाएगा मेरे पास 3 रेशियो, 5 माइनस 2, तो 3 इंटू 8 ये आ जाएगा 24। किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास, लोगन के पास 13,000 रुपए हैं और ये हर हफ्ते 38,000 रुपीज सेव करना स्टार्ट करता है नया लैपटॉप लाने के लिए। सेम टाइम पे रियान के पास 75,000 है और ये हर हफ्ते 2400 रुपीज खर्च करना स्टार्ट कर देता है ऑन दी सप्लाईज फॉर हिज आर्ट क्लास। तो हमें बताना है कौन से वीक में उनके पास सेम अमाउंट ऑफ मनी होगी। किस तरीके से हम सेव करेंगे, सोल्व करेंगे। एक तरीका हो सकता है बेसिक तरीके से करें। आप कहें सर मेरे पास, लोगन के पास अभी 13,000 है, हर हफ्ते कितना सेव कर रहा है 3800, तो प्लस 3800 करा मैंने, और यहां पे मैं कह दूंगा ये x हो गया। और ये मेरे पास ये x वीक के बाद मैंने मान के चला है कि उनके पास जो अमाउंट होगा वो बराबर हो जाएगा जो कि रियान के पास है, जिसके पास स्टार्टिंग में 75,000 रुपीज है और हर महीने कितना खर्च कर रहा है 2400 खर्च कर रहा है हर हफ्ते। तो x से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे कि मुझे डिजायर्ड हफ्ता मिल जाए जब उनके पास अमाउंट बराबर हो जाए। तो अगर मैं इसे सोल्व करने जा रहा हूं यहाँ पे, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, आप कहेंगे सर 75,000 में से 13,000 को हटा दूंगा तो ये वाली वैल्यू आ गई 62,000, और यहाँ पे ये 2400 इसके अंदर ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 6200x। x का मान कितना आ गया 10, मतलब 10 हफ्ते के बाद उनके पास जो अमाउंट होगा बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो यस, आफ्टर 10 मंथ्स विल बी द राइट आंसर। अच्छा, दूसरी चीज इस क्वेश्चन को, ये तो मैंने बेसिक से आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से बता दिया। CHSL 2024 टीयर 1 में सवाल आया था सेम, लेकिन इसे एग्जाम में आप डायरेक्टली कर सकते हैं। आप ये देखो कि डिफरेंस कितने का आ रहा है उनके अंदर। जैसे अभी मेरे पास लोगन के पास है 13,000, 75,000 है रियान के पास, इनके पैसे का डिफरेंस कितना है इनके बीच में, 62,000 का है। ठीक है, यही तो हमें गैप खत्म करना है। और हर हफ्ते कितना गैप खत्म होगा, ये 3800 सेव करेगा, ये इतना खर्च करेगा, तो नेट डिफरेंस कितना जाएगा, दिस प्लस दिस, तो नेट डिफरेंस आएगा मेरे पास हर हफ्ते 6200 का। तो कितने टाइम के बाद ये डिफरेंस जीरो हो जाएगा, आप कहेंगे सर 62,000 को 6200 से डिवाइड करूंगा तो ये वाली वैल्यू आएगी 10, तो 10 वीक्स के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, सिविल और यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और हर ब्रांच में स्टूडेंट्स क्या है उसका रेशियो हमें दे रखा है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू CS एंड ME ब्रांचेस इन द कॉलेज। कितने परसेंट लोग हैं जो CS और ME ब्रांच से बिलोंग करते हैं कॉलेज के। अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो मैं लिख देता हूं 13, 6, 7 एंड 9। एक है मेरे पास CS, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है,
फिर मेरे पास सिविल है और एक मैकेनिकल है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, हमसे पूछा CS और मैकेनिकल, तो ये है दो, 13 + 9 ये हो गया 22, और टोटल कितना है मेरे पास 19, 26, 35। ये कितने परसेंट बच्चे हैं ये हमें बताना है टोटल में, तो इनटू क्या कर देंगे निकालने के लिए 100%। क्वेश्चन खत्म हो गया है। यहां से आप देखेंगे 5 से काट दूंगा तो 7 और ये आएगा 20, 440 डिवाइडेड बाय 7%, ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6 जा 2 जा, और यहाँ पे 6/7 तो 0.85 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलें आगे। अगला सवाल, एक सिलेंडर का रेडियस हमें दे रखा है 14 और कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, वॉल्यूम बतानी है। मैंने आपको पहले भी बताया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय 2 इंटू में R। डायरेक्टली लगाओ, आपका आंसर आ गया 792 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में रेडियस है 14। अच्छा, चार ऑप्शन यूनिट डिजिट से कर सकते हैं क्या, देखते हैं। 2 से काटूंगा तो 7, 7 2 जा 14, दो ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है, नहीं कर सकते, पूरा सोल्व कर लो। 7 9 जा 63, 64, 6 कैरी फॉरवर्ड 55, 5544 इज माय आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक 8 डिजिट का नंबर है, ये 8 से डिविजिबल है, तो टोटल पेयर्स ऑफ XY हमें बताना है क्या पॉसिबल होंगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट के 3 डिजिट मेरी किससे कटनी चाहिए, 8 से कटनी चाहिए, तो 3XY 8 से कटना चाहिए। अच्छा, अगर मैं देखूं पहला नंबर जो 300 या 300 से बड़ा हो और 8 से कट जाए, तो हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे तो आपको पता होना चाहिए 304 ऐसा नंबर होता है पहला जो इससे कटता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ओड वैल्यू है, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या आएगी 4। अगर ये इवन होता तो लास्ट डिजिट 00 होती जो 8 से कटती है, हमें पता होता है, फिर भी मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। 8 से काटूंगा तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे 3 जा 24 और फिर यहाँ पे 60 और 8 7 जा 56 और रिमाइंडर बचा 4। तो मतलब इसमें अगर 300 में से 4 घटा दूंगा तो 8 से कटेगा तो 296 कटेगा, फिर उसमें 8 जोड़ दो तो आएगा 304। तो ये 3 रहे और इन दोनों वैल्यूज को क्या रखें 04, तो मेरे पास 304 पहला नंबर होगा जो 8 से कटेगा। ऐसे आप इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते रहो, 304 के बाद 1 2 आएगा, फिर मेरे पास इसी तरीके से चलता रहेगा। अच्छा, आपको क्या पता है 400 आएगा या नहीं आएगा लास्ट में इस सीक्वेंस में, आएगा, बिल्कुल आएगा। 400 मेरा किससे 8 से कटता है, तो 400 में से 8 कम कर दो तो ये आएगा 392। तो लास्ट वैल्यू जो होगी वो होगी ये जो 8 से कटेगी इस सीक्वेंस में जहां पे 3 रहे। तो आप नंबर ऑफ वैल्यूज अगर आपको निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं। वैसे तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जनरली इस तरह के क्वेश्चन जो भी होता है उसके अंदर जो हमारा आंसर या तो 12 आता है या 13 आता है। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू मेरे पास इवन हो तो यहाँ पे हमारे पास कितने पेयर्स बनते हैं, 00 से लेके 96 तक जाता है तो 13 वैल्यूज बनती हैं। अगर यहाँ पे ओड हो तो 12 बनती है, आगे के लिए याद रख लेना। बाकी यहाँ पे निकालना है तो आप देख लो, देखो 04 से स्टार्ट हो रहा है, हम 92 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो एपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, ये होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो 88/4 कॉमन डिफरेंस इज 8, सॉरी, तो 88/8 11 प्लस 1 ये आ जाएगा मेरे पास 12। वरना गिन लो, गिनने में भी टाइम नहीं लगेगा। चलता हूं आगे। क्वेश्चन में क्या आता है 50 नंबर है, ठीक है, N1 से लेके N50 तक दे रखे हैं, इनका एवरेज M है। हमें बताना है नंबर अगर मेरे कुछ ऐसे हो N1 - 100, N2 - 100, N50 - 100, कुछ इस तरीके से दे रखा हो तो उनका एवरेज क्या होगा। आप कहेंगे जब सभी नंबर्स में मेरा 100 डिक्रीज हो रहा है तो मैं कह सकता हूं टोटल जो एवरेज है उसमें भी मेरा 100 डिक्रीज हो जाएगा, तो एवरेज आ जाएगा M - 100। ध्यान रखिए अगर सभी वैल्यू में मैं कुछ वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं तो एवरेज भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करूं तो एवरेज भी उसी वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा, सम करूं तो एवरेज भी उसी वैल्यू से सम हो जाता है, और सब्ट्रैक्ट करूं तो एवरेज भी उसी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये आप कोई भी केस लेके ट्राई कर सकते हैं। अगला सवाल, रिमाइंडर क्या होगा जब इस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं डिवाइड करूंगा किससे, 87 से। यहां हमें 4 हो, इसे सोल्व करके बताना है, ये वैल्यूज वगैरह दे रखी हैं, दोनों की पावर सेम है, डेट इज 123, और यहां पे भी मुझे क्या दे रखा है 123 दे रखा है। किस तरीके से सोल्व करेंगे, एक तरीका तो ये है, आपको पता होना चाहिए
a की पावर n माइनस b की पावर n, ये हमेशा किससे डिविजिबल होता है? ये a माइनस b से डिविजिबल होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। अगर ये कंसेप्ट आपको पता है तो हम कह सकते हैं कि आप देखो कि क्या 87 से पूरा कटर नहीं कट रहा, ये चेक करने के लिए हम एक बार डिफरेंस लेके देख लेते हैं। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे 672 में से 324 को घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 48 और यहाँ पे बचेगा मेरे पास 348 क्या 87 से कट रहा है? 87 से अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा का पूरा कट रहा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 87 से कट जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। एक मेथड तो आप इस तरीके से देख सकते थे। होता क्या है बेसिकली, जब मैं इस तरह की सीरीज को एक्सपेंड करता हूं तो पहले a माइनस बी आ जाता है और फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ इसमें मल्टीप्लाई करके सीरीज चलती है। ऐसे यहाँ पे कुछ सीरीज आती है। अब यहाँ पे जब मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ 87 से तो क्वोशिएंट 4 आ रहा है, लेकिन रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा रिमाइंडर, मेरा ये कट जाएगा। दूसरा तरीका, अगर आपने डायरेक्टली a की पावर n माइनस b की पावर n वाला कंसेप्ट यूज नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर 672 को मैं एक बार 87 से डिवाइड करके देखता हूं कि मेरे पास रिमाइंडर क्या बचता है, कितने टाइम्स जाएगा ये मेरे पास? 8 टाइम्स चला जाएगा क्या? 8 टाइम्स नहीं जा पाएगा, ये जाएगा 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स 87 को 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 9 और यहाँ पे मेरे पास 56 609 ये वाली वैल्यू आएगी और यहाँ पे बचेगा मेरे पास 63 की पावर 123 लिख सकता हूं। इसे अगर मैं डिवाइड करता 87 से तो कितने टाइम्स जाएगा? 324 को 87 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 261, तो मेरे पास यहाँ पे बचा 63 की पावर 123 और ये कट के मेरे पास क्या आ जाएगा? 0। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हमें एरिया बताना है उस ट्राइंगल का जो इस लाइन और एक्स एक्सिस से मिलके बनेगा। इस तरह के क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने बहुत देखे हैं। मैं एक बार कार्टेशियन प्लेन आप लोगों के लिए बना देता हूं। कुछ इस तरीके का हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है। तो एक तो एक्स एक्सिस ये होती है मेरी और एक होती है मेरी वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, सॉरी। तो हमारे पास एक्स एक्सिस, एक तो मुझे ये वाली लाइन को यूज करना है और ये जो दो लाइन है इन दोनों लाइन को यूज करते हुए जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया बताना है। सबसे पहले आप ये वाली लाइन देखो, ये दोनों लाइन कहां आपस में इंटरसेक्ट करेंगे अगर मैं ये निकालने की कोशिश करूं। बेसिकली क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, एक लाइन ऐसी जा रही होती है, एक लाइन ऐसी जा रही होती है, दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। ये पॉइंट यहां पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और जब हमें एरिया निकालना होता है ना, तो आपको ये वाली लाइन एक्स एक्सिस पे कहां पे कट कर रही है, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस पे कहां पे कट कर रही है, और ये वाली लाइन मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका, क्या चाहिए? वाई कोऑर्डिनेट। क्योंकि उससे मुझे क्या मिलेगी, उससे मुझे इसकी हाइट पता चलेगी, बेस मुझे यहां से पता चलेगा और मैं अपना एरिया बता पाता हूं। जनरली इस तरह की मेरी इक्वेशंस यहाँ पे बन रही होती हैं। हो सकता है ये ऊपर की जगह नीचे जाके कहीं इंटरसेक्ट कर दें, लेकिन इंटरसेक्ट करेंगे तभी ट्राइंगल बनेगा और तभी हम एरिया निकाल पाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सोल्व करूंगा, देखो ये वाली इक्वेशन है, मुझे ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, मुझे बेसिकली क्या चाहिए, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। एक्स कोऑर्डिनेट से मुझे कोई मतलब नहीं है जहां पे ये दोनों लाइन टकराए। वाई कोऑर्डिनेट इसलिए चाहिए जिससे कि मुझे जो ट्राइंगल बने उसकी हाइट मिल जाए। तो आप इसे सोल्व कर लेंगे। अगर आपको इसे सोल्व करना है इन दोनों को, तो एक्स को एलिमिनेट करना है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे मेरे पास है 8x प्लस 3y इक्वल्स टू 24 और यहाँ पे 2x प्लस 8 इक्वल्स टू y। अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर वाली में से नीचे वाले को घटा दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 3y माइनस 8 4 जा 32 और ये आ जाएगा मेरे पास 4 माइनस 4y। ठीक है, 32 उधर चला जाएगा, ये आ गया 56 और इधर आ जाएगा 7y और y का मान आ गया 8। तो मतलब जब जहां पे भी ये दोनों लाइंस टकराएंगी उसकी हाइट क्या होगी, y ऑर्डिनेट उसका क्या होगा, लगभग 8 होगा। तो हाइट बेस से कितनी होगी, 8। अच्छा, यहाँ पे x ये कहीं भी टकरा सकते हैं, यहाँ पे भी टकरा सकती थी, यहाँ पे मुझे सिर्फ y ऑर्डिनेट चाहिए क्योंकि मुझे क्या चाहिए, हाइट चाहिए ट्राइंगल की, तो ये मुझे यहां से मिल गई। अब
ये वाला रीजन अगर मुझे चाहिए तो मुझे देखना है ये वाली लाइन एक्स एक्सिस पे कहां पे टकराएगी और ये वाली लाइन एक्स एक्सिस पे कहां पे टकराएगी, मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई ऑर्डिनेट मेरा 0 हो जाता है। अगर यहाँ पे y को 0 कर दिया तो मेरे पास 8x 24 के बराबर, x का मान कितना आ जाएगा 3। तो जो ये वाली लाइन है तो ये यहां से पास होती हुई जाएगी, इसे मैं कह सकता हूं 3,0। और अगर मैं x एक्सिस पे ये वाली लाइन कहां टकराएगी तो x को 0 कर दिया तो y कितना आ जाएगा मेरे पास 8 y को 0 कर दिया तो x कितना आ जाएगा मेरे पास -4, तो ये -4 हो गया। कुछ इस तरीके की लाइन होगी। तो मेरे पास इस x एक्सिस पे ये वाली लाइन यहाँ पे टकराएगी, दूसरी लाइन यहाँ पे टकराएगी और आपस में दोनों लाइन कहीं जाके जहां पे y 8 होगा तो वहां टकराएगी। आप चाहो तो यहाँ पे निकाल लो कि इन दोनों का x का मान क्या आएगा। अगर y को यहाँ पे मैं 8 रख देता हूं तो x कितना आएगा मेरे पास, x 0 आएगा। x 0 आएगा तो ये वाली लाइन यहीं पे टकराएंगी, अदरवाइज कहीं भी टकराए। अगर मेरी लाइंस मान लो ऐसे टकरा रही होती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये बेस चाहिए और ये हाइट चाहिए। तो यहाँ पे y ऑर्डिनेट और इन दोनों का यहाँ पे x ऑर्डिनेट मुझे चाहिए होता है ट्रायंगल बनाने के लिए, अगर x एक्सिस दे रखा हो। अगर मेरे पास 3 इंडिपेंडेंट लाइंस हो तो सारे फिर मुझे पॉइंट ऑफ जहां पे दो लाइंस आपस में टकराएंगी वो पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, फिर एरिया का फॉर्मूला लगा के तब एरिया निकालना पड़ता है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। चलिए आगे, अब यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। देखो मेरे पास ये वाला रीजन कितना होगा, -4, तो 4 तो मुझे इधर जाना है और 3 इधर जाना है, तो 4 और 3 ये हो गया 7। बेस है 7, हाइट है 8, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू में 7 इंटू में 8, 28। चलें आगे। इसे सिंप्लीफाई करके बताना आंसर क्या होगा। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे आएगा। थोड़ा सा ये वाली वैल्यू हो सकता है आपको कंफ्यूज करे, बाकी तो चीजें सिंपल ही हैं। और 3 की पावर्स मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ऑप्शंस में भी 3 की पावर से दिख रही है, इसका मतलब ये भी 3 की कोई ना कोई पावर होगी, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सोल्व करता हूं, देखो 81 3 की पावर 4 होती है, तो 3 की पावर 4 की पावर कितना हो गया 16। फिर मेरे पास डिवीजन है और फिर ऑफ है, तो पहले ये मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसके बाद डिवीजन करना ही पड़ेगा मुझे, और फिर जो वैल्यू आएगी उसे मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो डिवीजन वाला इधर आएगा, 3 की पावर यहां पे है मेरे पास 3 की पावर 12 और यहां पे ऑफ है तो मल्टीप्लाई कर लिया, 3 की पावर 4 की पावर 3, यही है। फिर मेरे पास इनटू में यहां पे आएगा 6 5 6 1। मेरे को ये तो समझ में आ रहा है ऑप्शन देख के कि 3 की पावर में कुछ है, तो आपको पता है 3 की पावर आपको 6 तक पता होता है, डेट इज 729। 729 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि यार है, इंटू 3 करूंगा तो 2000 समथिंग आएगा, तो इंटू 9 ही करना पड़ेगा। तो चांसेस है ये 3 की पावर क्या है, 3 की पावर 8 ही होगा, तो यहाँ पे 3 की पावर 8। तो सोल्व करेंगे, देखो 14 16 इंटू में 4, ये हो गया 64, 3 की पावर 64, यहाँ पे इंटू में 3 की पावर 8, यहाँ पे मेरे पास रूट है, सॉरी मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, ये 3 की पावर 8 था तो बाहर आएगा 3 की पावर 4, और यहाँ पे मेरे पास 36 और यहाँ पे 12, 36 प्लस 12 ये हो जाएगा 48। आंसर क्या आएगा, देखो 64 प्लस 4 68 माइनस 48, 3 की पावर 20 बचेगा, ये मेरा आंसर है। प्रोबेबिलिटी का सवाल है, एक बैग के अंदर 5 रेड और 7 पिंक बॉल्स हैं, एक बॉल को रिमूव किया और पिंक बॉल से रिप्लेस किया, उसके बाद दूसरी बॉल हमने चूज करी, कुछ इस तरीके से चल रहा है। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी गेटिंग 2 रेड बॉल्स और 2 पिंक कलर बॉल्स। ठीक, तो सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूं, रेड बॉल्स दोनों आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप कहेंगे सर टोटल बॉल्स कितनी है, मेरे पास 12 है, ठीक है। अब रेड कितनी है, 5 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है 5/12। जो पहली बॉल निकाली वो रेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/12। अब दूसरी बॉल जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या हो गई, एक रेड बॉल निकल गई, तो बची कितनी रेड बॉल, 4 बॉल। जो रेड बॉल निकली उसे रिप्लेस किससे करना है, पिंक बॉल से, तो पिंक बॉल कितनी हो गई 8, तो टोटल बॉल्स कितनी है 12 अगेन, और रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स इज दिस। अगर 2 पिंक बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो पहले 12 बॉल्स हैं, उसमें 7 पिंक है, तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी। अब मान लो पहली बॉल मैंने पिंक निकाल ली बाहर, तो रिप्लेस किससे होगी, पिंक से ही होगी, तो अगेन मेरे पास क्या होगा, देखो पहले एक बॉल निकाली तो 5 रेड है, अब एक पिंक निकाल ली
तो 6 पिंक बची। अब मैंने जो ऐड करी वो भी पिंक बॉल ऐड करी ना, तो फाइनली मेरे पास क्या है 5 रेड और 7 पिंक दोबारा से, तो 12 बॉल है। पिंक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 7 होगी। तो ये मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि और लिखा है ना, और मतलब प्लस, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। सॉल्व कर लो, देखो 144 दोनों जगह है, तो 144, 20 और 49, ये हो गया 69। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी यही करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल मेरे पास, ए काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। सी की मदद लेके काम 5 दिन में हो गया, तो हमें बताना है सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। CHSL में सवाल पूछा गया था बिल्कुल, और ये तो बहुत बार आपने कर भी रखा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो टोटल वर्क को इन दोनों का एलसीएम, तो ये आ गया 20, ए की एफिशिएंसी 1 और बी की एफिशिएंसी आ गई 2, कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई 3। 5 दिन तक ए बी और सी ने मिलकर काम करा, तो 5 दिन में ए और बी कितना करेंगे, 3 इंटू 5 15 करेंगे। सी कितना करेगा 5 दिन में, 5 इंटू सी का एक दिन का काम सी मान लिया, टोटल काम कंप्लीट हो गया डेट इज 20। तो मेरे पास 5C किसके बराबर आ गया, 15 घटाओ ये आ गया 5, और सी की एफिशिएंसी आ गई 1। सी एक दिन में एक काम करता है, तो 20 काम करने में कितना टाइम लगाएगा, 20 दिन लगाएगा। तो यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला सवाल मेरे पास अगेन टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन में क्या आता है, एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक काम लिया जिसे उसे 360 डेज में कंप्लीट करना है। उसने 420 वर्कर रखे, 90 डेज तक उन्होंने काम करा और आधा काम कंप्लीट कर दिया। तो मैं कह सकता हूं 420 लोग 90 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम निपटाएंगे, हाफ। यही इक्वेशन बनती है हमारी। आगे बढ़ते हैं। देन ही रिड्यूसेस द नंबर ऑफ वर्कर्स टू 170। अब उसके पास वर्कर्स कितने रह गए, 170 रह गए। उन्होंने 180 दिन तक काम करा। उन्होंने 180 दिन में कितना काम किया होगा, इंटू 180, इतना काम किया होगा। उसके बाद 30 डेज का क्या आ गया, ब्रेक आ गया। तो हमें बताना है कि कितने वर्कर्स इंप्लॉय करने चाहिए आफ्टर हॉलीडेज, जिससे कि रिमेनिंग पीरियड में हमारा काम कंप्लीट हो सके। देखो स्टार्टिंग में आधा काम हो गया था ना, तो फिलहाल मैं ये आधे को हटा देता हूं, हमें आधा ही काम करना है। तो जो काम यहां पे हो चुका है उतना ही काम हमें इधर करना है, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कितने दिन थे, 360 डेज कहा गया था कि 360 डेज में काम कंप्लीट करना है। पहले 90 डेज काम हुआ, उसके बाद 170 वर्कर ने 180 डेज काम किया, तो 90 प्लस 180 270 डेज काम हो चुका है। कितने दिन का काम रह गया मेरे पास, 360 में से 270 को हटाऊंगा तो 90 डेज का मेरे पास काम रह गया। कितने वर्कर्स छुट्टियों के 90 डेज का काम रह गया, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एक और एडिशन है। आप कहेंगे सर उसके बाद क्या हो गया, 30 दिन की छुट्टी हो गई, तो 270 प्लस 30 और करो तो 300 डेज गुजर गए। कितने दिन बचे, 60 दिन बचे। कितने एम्प्लॉयज को काम पे बुलाना चाहिए जिससे कि काम टाइमली कंप्लीट हो जाए, तो आप मान लो एक्स एम्प्लॉयज को हम बुला लेते हैं। सोल्व करके अपना आंसर निकालेंगे हम। क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, आप काटना चाहो तो 30 से काट दो, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3। और भी कुछ कट सकता है, 2 से काट दो तो ये 3 और ये वाली वैल्यू 210, तो यहां पे आ गया 630। यहां पे मेरे पास 170 इंटू में 3, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 510 और मेरे पास x आ जाएगा यहां पे 120। दिस इज माई आंसर। अगला सवाल, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है एबीसी, जिसके लॉन्गेस्ट साइड AB जो है उसकी लेंथ दे रखी है 58 सेंटीमीटर और बाकी की दोनों साइड्स में से एक साइड मुझे 33 सेंटीमीटर दे रखी है। एरिया दे रखा है 660, तो हमें बताना है थर्ड साइड की लेंथ क्या होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें चूज करना है। CHSL 2024 टीयर 1 में बिल्कुल सिमिलर इस तरीके का सवाल आया था, ज्योमेट्री के बेस्ट क्वेश्चंस में भी मैंने कराया था। ऑब्ट्यूज एंगल आपको किस तरीके का दिखता है, कुछ इस तरीके का ही मेरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, जिसमें हमारे पास जो लॉन्गेस्ट साइड दे रखी है वो AB दे रखा है 58। ठीक है,
बाकी दोनों साइड जो है उनमें से एक साइड हमें क्या रहा है कि 33 है। आप ये 33 मान लो या हो सकता है ये वाली 33 मान के चलो, आपके ऊपर आप कोई सी भी मान लो। यहाँ पे एरिया मुझे दे रखा है कितना 660। हमें बताना है लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, जो ये वाली साइड है इसकी लेंथ क्या होगी, हमें ये कैलकुलेट करना है। कैसे सोल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा सा हम हिट एंड ट्रायल भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि चीजें सही जा रही हैं या नहीं जा रही, ठीक है। अगर मैं यहां पे इसकी कोई हाइट ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ठीक है, और भी मेथड्स में मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन में क्या देखा जा सकता है। ये हाइट मान ली, ये बेस मान लिया है। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 233 इंटू में हाइट, तो ये हो जाएगा 20 और 240। हाइट का मान कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पे 40 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर हाइट मेरे पास ये वाली 40 आ जाती है, आप ध्यान से देखो यहाँ पे 58 और 40 के साथ ट्रिपलेट बनाएंगे, ये 90 डिग्री का होगा, तो ये होता है 2 इंटू 29, ये होता है मेरे पास 2 इंटू 20, तो ये किसके साथ बनाएंगे 2 इंटू 21 के साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, तो ये हो गया 42। 42 में से इसे 33 को घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 8। क्लियर, सॉरी 9 और यहाँ पे 40 है, ये 9 है। 40 और 9 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 41 के साथ, तो मेरे पास जो थर्ड साइड होगी वो होगी 41। क्वेश्चन हो गया खत्म। किस्मत अच्छी थी कि ट्रिपलेट्स बन गया, आसानी से हो गया। अगर ट्रिपलेट नहीं बनता तो दिक्कत आती। देखो आपको जब भी एरिया दिखे ना, एरिया दे रखा हो, आप ये देखा करो इस तरह के क्वेश्चन में कि ये किसका मल्टीपल है। दो साइड दे रखी है, एक दे रखी है 58, एक दे रखी है 33, इन दोनों में से किससे मेरा एरिया वाला पार्ट करता है। क्योंकि इस फिगर को अगर मैं ड्रॉ करना चाहता तो एक ऐसे भी बना सकता था कि मैं कहता बेस मेरा 58 है, जो कि ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे एक साइड 33 दे रखी है, दूसरी साइड मुझे बतानी है, तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पे भी डाला जा सकता था। तो अगर ये वाली वैल्यू मेरे पास एरिया की, इस क्वेश्चन में अगर एरिया होता से 580, तो फिर मैं क्या करता, बेस इसे मानता और हाइट निकाल लेता, जो मेरी हाइट आ जाती 20, और फिर मैं क्वेश्चन को करने की कोशिश करता। यहां पे दे रखा था मुझे एरिया 660, एरिया 660 था, तो मैंने इसलिए क्या करा, मैंने इसलिए क्योंकि ये 33 का मल्टीपल था, तो मैंने इस तरीके से इस क्वेश्चन को ट्राई किया करने की। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन करने की। बाकी दूसरा तरीका आपके पास एक और है इस तरह के क्वेश्चन करने का, आप इसमें कोसाइन रूल लगा के भी आंसर निकाल सकते हैं। कोसाइन रूल कैसे लगाएंगे, आप कहेंगे सर देखो ये वाले एंगल को मैं क्या कर सकता हूं, इस वाले एंगल को मैं मान सकता हूं थीटा। एरिया का एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये होता है हाफ ए बी साइन थीटा, है ना। तो हाफ इंटू 33 इंटू में 58, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये वाला एरिया के बराबर आ जाएगा, डेट इज 60। तो यहां से आपको साइन थीटा का मान मिल जाएगा। साइन थीटा मिल गया तो आप कोस थीटा निकाल सकते हैं। कोस थीटा मिल गया तो कोसाइन रूल यूज करके, कोस थीटा से क्या होता है, एक एंगल अगर आपको पता हो, दो साइड गिवन हो, तो थर्ड साइड आप कोसाइन रूल से निकाल सकते हैं। तो कोसाइन रूल लगा के आप यहाँ पे अपनी थर्ड साइड को बता पाएंगे। एक तरीका ये भी होता है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। कई बार ऑप्शन की मदद से करते हैं कि पॉसिबल साइड्स क्या क्या हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। चलते हैं हम आगे, जो बेस्ट बैठे उसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब जैसे ये वाला सवाल है 45 प्लस 4 रूट 45 प्लस 4 रूट 45, ये सीरीज इनफाइनाइट तक चल रही है। इसे करने का डायरेक्ट तरीका होता है, आपको पता होना चाहिए। एक तो बेसिक फॉर्मूला मैं आपको इस तरीके का लिखा देता हूं। अगर मेरे पास कोई सीरीज हो ऐसी, a प्लस बी रूट ए प्लस बी रूट ए प्लस बी रूट ऐसे जा रहा हो, इसे अगर मैं x मान लूं, तो x क्या होता है मेरे पास, ये होता है रूट में 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, याद रह जाएगा। अगर मेरे पास यहीं पे सीरीज हो जाती x इक्वल्स टू रूट में a माइनस बी रूट ए माइनस बी रूट ए माइनस बी, और ये इस तरीके से चलता रहता, तो मेरे पास x का मान होता रूट में 4a प्लस बी माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूले याद रख लेना। जनरली आपने जो इक्वेशंस देखी होंगी इस तरीके की, उसमें ये b वाले पार्ट को क्या होता है, b जनरली उस तरह के क्वेश्चंस में अगर b को 1 कर दें
तो ये b हट जाता है, तो आपने 4a प्लस 1 और फिर -1 डिवाइडेड बाई 2, 4a प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन ये वाला भी एक कंसेप्ट होता है। और उस वाले में भी हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं जो ये वाला पार्ट है इसे दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे 1 होता है तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पे जो गैप आए ना दोनों टर्म्स के बीच में वो 1 का आ जाए। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में अगर हम इसे ब्रेक कर पाए तो उससे हमें आंसर पता चल जाता है डायरेक्टली, है ना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, मैं रिवाइज कराता हूं थोड़ा सा। अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, मेरे पास है √12 प्लस √12 प्लस √12, कुछ इस तरीके से वैल्यूज अगर जा रही हूं, तो हम कहते हैं इसका आंसर निकालने के लिए 12 को दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में स्प्लिट करो। ये आ गया 3 × 4। अगर यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है, तो उस पर्टिकुलर केस में आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बड़े वाला। और अगर यहाँ पे क्या होता, √12 माइनस √12 ऐसे चल रही होती सीरीज, तो हम कहते हैं यहाँ पे 4 × 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो 3 आंसर हो जाता है। ऐसे ही होता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है ये 1 है, ठीक है। क्योंकि अब हमें क्या देख रहे हैं, गैप देख रहे हैं 1 का। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 1 के अलावा कोई और संख्या हो, जैसे यहाँ पे 4 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 45 को ब्रेक कर लो। 45 क्या होता है मेरे पास, 45 होता है मेरे पास 9 × में 5। अब गैप कितने का है, 4 का आ गया या नहीं आ गया, प्लस का साइन है, तो 9 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है, पहले नहीं पढ़ रखा तो अब सीख जाओ इस चीज को। और यहां पे अगर मैं इसे सोल्व करता हूं बेसिक से, तो भी आप कर सकते हैं। देखो 4 × 45 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरे पास वैल्यू बनेगी यहाँ पे 180, 196, 14 प्लस 4 18 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 9। ये हो गया इसका बेसिक वर्जन। माइनस होता तो हमारा आंसर क्या आता, 5 आता, वो लगाते तब भी आपको 5 मिल जाता। चलता हूं आगे। अगला सवाल मेरे पास, इस टाइप का सवाल मैंने आपको करा रखा है। मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर हमें क्या दे रखा है, O दे रखा है। एक मेजर आर्क है BC, मैंने कोई 2 पॉइंट ले लिए। उस मेजर आर्क पे, मेजर आर्क कौन सी होगी, ये होगी। इस पे एक पॉइंट है A, आगे कुछ एंगल्स बन रहे हैं। एंगल्स कैसे बनेंगे, अगर मैं मान लो सपोज इसे यहां से मिला दूं, इसे यहां से मिला दूं, तो ये कुछ इस तरीके से चीजें बन रही हैं। यहाँ पे एंगल ABO 44, ये 44 दे रखा है। ACO 36, ये 36 दे रखा है। हमसे पूछा BOC, ये वाला एंगल पूछा है, तो क्या होगा, आप कहेंगे सर ये 44 है, ये 36 है, तो ये वाला एंगल क्या होता है, इन दोनों एंगल का सम होता है, 44 प्लस 36। TGL प्री का जो मॉक था उसमें मैंने बताया था ये क्यों आता है, बाकी खुद सोचना कि ये वाली वैल्यू कैसे आएगी। अगर मैं इन दोनों को सम कर देता हूं तो ये वाली वैल्यू बन जाती है मेरे पास 80। अगर ये 80 है तो ये सेंटर है, BC आर्क A पे एंगल बना रही है 80 मेजर सेगमेंट पे, तो सेंटर पे कितना बनाएगी, इसका डबल 80 × में 2, ये हो जाएगा 160। कैसे आया सम, ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेना, रेडियस रेडियस ये वाला एंगल इसके बराबर, ये रेडियस ये रेडियस ये वाला एंगल इसके बराबर, उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बता दो क्या होगा। किस तरीके से करेंगे, आप कहेंगे सर सबसे पहले तो मीडियन निकालनी पड़ेगी। मीडियन के लिए इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो स्टार्ट हो जाओ 2, फिर मेरे पास 7 है, फिर मेरे पास 4 है, थोड़ा दूर दूर कर देता हूँ, 2 7, फिर यहाँ पे 4, सॉरी 9 भी था, 9, इसके बाद 10, उसके बाद 21, फिर मेरे पास 3, फिर मेरे पास 12, फिर मेरे पास 11, फिर मेरे पास 19, फिर मेरे पास 13, और फिर मेरे पास 21 अगेन, और फिर मेरे पास यहाँ पे 3। तो ये मेरे नंबर्स हैं, ठीक है। कितने नंबर्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 13। तो मीडियन क्या होगा,
13 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म जो हो जाएगा 14/2 डेट इज 7th टर्म। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया मेरा मीडियन। अगर यहाँ पे हमें डेविएशन निकालनी है तो आप कहेंगे सर मीन अगर 10 है तो ये 2 है, 10 में से 2 को घटाऊंगा तो 8। देखो वैसे जनरली हम इस वाली टर्म में से अपना जो वैल्यू आती है मीडियन इसे घटाते हैं तो डेविएशन निकलता है, वो नेगेटिव में आता है। लेकिन जब भी हम मीन डेविएशन निकाले या डेविएशन के क्वेश्चंस हम कर रहे होते हैं तो उस केस में यहाँ पे हम मॉड्यूलस लेते हैं, तो मैं कहूँगा यहाँ पे जो डेविएशन आएगा वो नेट 8 का आएगा। ठीक है, यहाँ पे गलती से -8 मत ले लेना। यहाँ पे डेविएशन आएगा मेरे पास 10 से 3 कितनी दूरी पे है, 7 की, ये भी 7 की दूरी पे है, फिर 6, फिर 3, फिर 1, फिर 0। फिर यहाँ पे अगर आप सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये वाली वैल्यू होगी 1, फिर ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 9 और ये होगा 11 और ये होगा 11। सम ऑफ डेविएशन निकालना पड़ेगा मुझे। मीन डेविएशन क्या होगा, सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो 15 23 29 30 15 22 28 31 32 33 35 38 41 47 58 69 डिवाइडेड बाय टोटल 13 वैल्यूज थी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.40 मतलब 3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक पाइप ए है जो 32 आवर्स में टैंक को भर सकता है, पाइप बी 48 आवर्स में, और पाइप सी है जो खाली करने वाला पाइप है, ये खाली कर सकता है 24 आवर्स के अंदर। टैंक को फुल किया जाता है, फिर पाइप सी को 17 आवर्स के लिए खोला जाता है, फिर उसे बंद कर देते हैं और पाइप ए और बी को खोल दिया जाता है। तो हमें बताना है ए और बी को कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में। कैसे सोल्व करेंगे, जब भी हमें टाइम दे रखा हो सबसे पहले तो टोटल वर्क इनकी एफिशिएंसी को मान ले, टोटल वर्क इन कैल्शियम मान लेते हैं। 32 और 48 का एलसीएम कितना आएगा 96, और 24 से भी कट जाएगा 96 तो 96 ही मान लेते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 96 डिवाइडेड बाय 32 दैट इज 3, ये 2 और ये 4। ठीक, खाली करने वाला पाइप है तो एफिशिएंसी मैंने ब्रैकेट लगा दिया 4। अब देखो टैंक पूरा भर गया, फुल है, सी 17 घंटे तक खोला गया, तो कितना पानी निकलेगा, आप कहेंगे सर 4 × 17, ये वैल्यू आई मेरे पास 68। 68 क्या है 96 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना मेरा पानी निकल गया होगा, इतना रेशियो। अब इसे ए और बी फिल करेंगे तो कितने टाइम में करेंगे, ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी है 3 + 2 5, तो 5 से डिवाइड करा तो क्या आया 13.6 ही आएगा। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक सिलेंड्रिकल पिलर है जिसका डायमीटर 126 है, तो रेडियस हो गया 63 और हाइट इसकी दे रखी है हमें 19। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बतानी है क्या होगी, इसके कर्व सरफेस को अगर पेंट करना है 37 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो आप कहेंगे सर कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH, तो 2 × 22/7 इंटू में 63 इंटू में मेरे पास यहाँ पे 19, और क्योंकि अगर मीटर में लेके चलूं, देखो 63 यहाँ पे सेंटीमीटर में है और ये है मीटर में, तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 100 कर दिया, तो कितना मीटर स्क्वायर एरिया ये मिल गया। 37 रुपीज पर मीटर के हिसाब से पैसा पे करना है, तो यहाँ पे 37 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अच्छा, अब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप 7 से काट देंगे तो ये आ गया 9। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है 100, क्या 5 का कोई फैक्टर दिख रहा है, न्यूमरेटर में नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 की पावर 2 डिनोमिनेटर में बचेगा। इसका मतलब क्या होगा, जो भी आंसर आएगा पॉइंट के बाद क्या होगा, कितनी वैल्यू जाएंगी, 2 वैल्यू जाएंगी। 4 ऑप्शन में 2 वैल्यू जाए, मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज में आंसर दे रखा है। यूनिट डिजिट चारों की क्या है, डिफरेंट है, तो यूनिट डिजिट को यूज करते हुए मैं क्वेश्चन को ट्राई कर सकता हूँ। आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या है, 2 × 2 = 4, 9 × 36, 6 × 9 = 54, 4 × 7 = 28, तो यूनिट डिजिट जो भी आएगी क्वेश्चन की वो 8 आएगी। तो मुझे क्या करना है, पॉइंट के बाद जो लास्ट डिजिट है मैं वो बोल रहा हूँ कि 8 आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, क्वेश्चन खत्म। So that's it. I hope you enjoyed this session. Bye bye everyone. Take care. Have a nice day and Jai Hind.